नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात इतिहास, जिसका हम प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा। उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस पाठ की प्लेलिस्ट व अन्य कक्षा 10 की आवश्यक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी नेपोलियन के साम्राज्य की। हमने जाना था कि फ्रांस में लोगों ने लुईस 16 की सत्ता को समाप्त किया और प्रजातंत्र आया। उसके उपरांत नेपोलियन ने प्रजातंत्र को ही समाप्त कर दिया और फिर से राजतंत्र आ गया। परंतु नेपोलियन सिर्फ और सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं था। नेपोलियन के अंदर एक बहुत विशाल क्षेत्र आया था और उस विशाल क्षेत्र में उसने अपने बदलाव किए जो शुरुआत में लोगों को काफ़ी अच्छे लगे। 1804 की संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इस संहिता के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वे यह थे कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। पहले अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार मिलते थे। कोई कुलीन वर्ग का है तो उसे जन्म के आधार पर अलग अधिकार मिलते थे, कोई कुलीन वर्ग का नहीं है तो उसे कम अधिकार मिलते थे। परंतु नेपोलियन की संहिता ने इन सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को पूर्णतया नेपोलियन की संहिता ने समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था पहले काफ़ी चलती थी, जिससे काम करने वाले मजदूर एवं श्रमिक लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, जिसे नेपोलियन ने समाप्त किया। किसानों के लिए भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क समाप्त कर दिया गया। ऐसी जो कुप्रथाएं थीं उन्हें नेपोलियन ने हटाया। कारीगरों के लिए भी उसने श्रेणी संघों पर जब राजतंत्र में कई सारे नियंत्रण लगे थे उन सभी नियंत्रण को समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सभी की बराबरी कर दी गई। पहले क्या होता था? पहले राजतंत्र में कानून राजा के हाथ में होता था। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि राजा तो कभी कानून के नीचे आएगा ही नहीं, हमेशा लोग ही सताए जाएंगे। परंतु नेपोलियन ने यह बात समाप्त की और कानून के सामने सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था में भी उसने सुधार किए। इसके अतिरिक्त उसने मापन व्यवस्था को भी समान किया था। ऐसे ही उसने कई सुधार किए जिससे लोगों को लगा भले नेपोलियन का साम्राज्य है एक राजतंत्र, फिर भी यह बाकी सभी राजतंत्रों से बेहतर है। परंतु फ्रांस के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में लोग इस व्यवस्था से धीरे धीरे परेशान हो गए। उन्होंने शुरू में तो फ्रांस की सेना का ऐसा स्वागत किया जैसे वो उन्हें स्वतंत्रता देने आए हैं, परंतु बाद में वे समझ गए कि यह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के लिए लाभदायक है, अन्य क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी और इसीलिए जर्मनी जैसे देशों में इस व्यवस्था का विरोध होना शुरू हो गया। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। तो आज कैसे राष्ट्र राज्य हैं? आज आप ऐसे देश देखेंगे जैसे स्पेन, फ्रांस, ये जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऐसे ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया। आज की दुनिया में ऐसे कई अलग अलग देश हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या, ये कई छोटे छोटे हिस्सों में बटे थे और आज जो कई सारे अलग अलग राज्य हैं वो पहले या तो बड़े क्षेत्रों में थे या कुछ टूटे हुए थे। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं इटली।
आज इटली एक बड़ा देश है, इतना बड़ा पूरा एक देश है, परंतु पहले वे कई अलग अलग लघु राज्यों में, 2 सिसिलियों के राजतंत्र कोर्सिका, सार्डिनिया, इन सभी क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो आज के इटली और पहले के इटली में कुछ अंतर है। ऐसे ही आप देखेंगे क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, ये अलग अलग देश हैं, परंतु पहले ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अंदर हंगरी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया ये सभी देश आते थे। वहीं आप देखेंगे यहाँ कोई जर्मनी जैसा देश नहीं है, प्रशा है, बावेरिया है, नीदरलैंड अलग है और ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर भी है। ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है हाबोवर, परंतु आज के समय में क्या है, ये पूरा हिस्सा जर्मनी है और ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आज की जो राज्य हैं और पहले के जो राज्य हैं उनमें काफ़ी अंतर था, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इटली पूरी तरह बटा था, जर्मनी भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो ऐसे ही ये जो देश हम आज देखते हैं ये पहले के यूरोप में नहीं थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। तो ये जो पूर्व का यूरोप है और ये जो मध्य का यूरोप है, ये क्या अलग अलग निरंकुश शासनों में थे। निरंकुश की परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, वो पहली वीडियो में ही बताई है। निरंकुश एक ऐसा राज जहाँ पर कोई अंकुश ना हो, कोई रोक ना हो। मुख्य तौर पर यह राजतंत्र के लिए ही आता है, जहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि सारी सत्ता केंद्रित है एक ही व्यक्ति के पास है। तो ऐसे स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ राजा की चलती है। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। तो कहने को तो आप उदाहरण के तौर पर देखें, ये ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य है, इतना बड़ा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, परंतु इसके अंदर आज के व्यवस्था में क्या है, कई अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया, हंगारी, क्रोएशिया, ऐसे कई सारे देश आज बटे हुए हैं, परंतु तब सिर्फ और सिर्फ एक ही साम्राज्य था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। तो हम समझ सकते हैं कि पहले जो साम्राज्य रहे होंगे वो थे बहुत बड़े बड़े, परंतु लोग आपस में नहीं मिल सकते थे। अगर आज के दुनिया में ये अलग अलग देश बटे हैं तो सीधी बात यह है कि इन दोनों में इतना सामंजस्य नहीं है कि ये एक देश रह पाते। तो इससे यह समझ आ सकता है कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अंदर जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे वे आपस में जुड़े नहीं थे। वहाँ के लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य, तो ये है हैप्सबर्ग साम्राज्य। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये साम्राज्य है। और आज से इसकी तुलना करें, तो इसमें ऑस्ट्रिया, प्राग और यूक्रेन तक का कुछ हिस्सा आ जाता है। तो इतना बड़ा हैप्सबर्ग साम्राज्य था। हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो ये जो हिस्सा है ये बोहेमिया का हिस्सा है, यहाँ पर जर्मन भाषी लोग ज़्यादा थे। वहीं ऑस्ट्रिया और हंगरी में भाषा अलग थी। तो साम्राज्य एक है, पर एक ही साम्राज्य के अंदर कई अलग अलग भाषाएं, कई अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा भारत के बारे में कि भारत एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है विविधता में एकता का, क्योंकि हमारे भारत में भी कई अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग रूप हैं, लोगों की सोच अलग अलग है, फिर भी हम एक देश बने हैं। परंतु पुराने समय में ऐसे जितने भी साम्राज्य थे वे आज के समय में अलग अलग छोटे छोटे देशों में टूट चुके हैं।
इसीलिए भारत को विविधता में एकता का मुख्य उदाहरण कहा जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे देश नहीं बचे हैं जहाँ की अलग अलग बोलियाँ हों, अलग अलग संप्रदाय के लोग हों, फिर भी वे एक हों। ऐसे देश नहीं हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। तो यहाँ भी बता दिया गया कितनी भाषाएं, यहाँ जर्मन बोलने वाले भी हैं, इतालवी भाषी भी हैं और ऑस्ट्रिया की भाषा बोलने वाले भी हैं। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, तो यहाँ चौथी भाषा भी आ गई, एक मैग्यार भाषा, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। अब यहाँ एक और भाषा आ रही है, कौन सी? पोलिश भाषा। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो अभी तो हमने देख लिया, एक उदाहरण हमने लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई अलग अलग साम्राज्यों के उदाहरण हैं, परंतु हम यहाँ बस एक की बात कर रहे हैं, जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो आज की दुनिया में कई देशों में टूटा हुआ है। और हमने अभी क्या देखा कि पुराने समय में जो इतना बड़ा हैब्सबर्ग साम्राज्य था, उसमें जर्मन बोलने वाले भी थे, मैग्यार बोलने वाले भी थे, पोलिश बोलने वाले भी थे। तो ऐसी कई अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग थे, और इसी के चलते उनमें सामंजस्य नहीं था। उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग, ये लोग खेती को अपना मुख्य कार्य रखते थे। ये सभी लोग खेती पर निर्भर थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो हमें ये तो समझ आ गया कि इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो वे आपस में एक साथ अपने आप तो नहीं जुड़ जाएंगी। ये सब मिलकर एक साम्राज्य बस इसलिए है क्योंकि उन सभी का राजा एक है और सभी उस राजा के प्रति निष्ठावान हैं। इसके आगे हम देखते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। इस वर्ग की क्या हालत थी? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो वहां का जो कुलीन वर्ग था वह क्या था? सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इसका एक कारण क्या था? कि जमीन का मालिक था। ये आप ध्यान रखिए, क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो वर्ग था वह कुलीन वर्ग था और उसका प्रभाव सबसे अधिक था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। तो इसे कहने का अर्थ ये है कि एक देश के कुलीन लोग हों या दूसरे क्षेत्र के कुलीन लोग हों, उनमें कुछ समानता थी। और आप समझ सकते हैं वह मुख्य समानता क्या हो सकती है? उनके पास जमीन थी। तो चाहे फ्रांस का कुलीन वर्ग हो या जर्मनी का कुलीन वर्ग हो, उनके रहने सहने के ढंग में कुछ समानताएं रहीं। उन सभी कुलीन वर्ग के लोगों के पास जमीन अधिक थी। इसके अतिरिक्त वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में काफी प्रभुत्वशाली भी थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। तो उनके पास क्या थी? ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े घर और हवेलियां थीं। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ क्या आ गया कि क्षेत्रीय विभाजन हो। एक देश में हमने अभी क्या देखा कि मान लीजिए फ्रांस ही फ्रांस है, तो उसके दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच भी लोगों में सामंजस्य नहीं था, कहीं मापन व्यवस्था अलग थी, ऐसे कई कई अंतर थे। एक ही देश के अंदर काफ़ी अंतर तो थे,
परंतु कुलीन वर्ग इन सभी अंतरों से अलग और कुछ कुछ समान जीवन शैली में रहता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास जायदाद थी, शहरी हवेलियां थीं, राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के लिए वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, समान भाषा का वो प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़ जाते थे। तो यहाँ क्या होता था? वही होता था कि एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति दूसरे कुलीन वर्ग में ही विवाह करेगा, इस प्रकार वे सभी आपस में जुड़ जाते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। तो यहाँ क्या आए? ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे इनके पास जायदाद ज़्यादा थी, समान एक जैसी फ्रेंच भाषा वो बोलते थे और उनकी संख्या बहुत कम थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो सबसे बड़ा ऑरेंज रंग का हिस्सा है ये है कृषकों का, वे सबसे ज़्यादा हैं। कृषकों के बाद ये जो छोटा सा पीले रंग का हिस्सा है ये है कुलीन वर्ग के लोगों का और ये अन्य लोग हैं। तो कुलीन वर्ग के लोग कुल आबादी के इतने कम हैं, परंतु सबसे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है, आबादी में कम भी हैं और आपस में ही वैवाहिक संबंध भी बनाते हैं, जिसके कारण वे सब आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और समान भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए भी वे सभी आपस में एक जैसे हो जाते हैं। जबकि कृषक अलग अलग हिस्सों में बटे हैं संस्कृति के आधार पर। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। तो ये जो पश्चिम का यूरोप है और ये जो मध्य यूरोप है इनमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार काफ़ी बढ़ गया और औद्योगिकरण भी हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। तो ये जो इंग्लैंड का हिस्सा है यहाँ पर तो 18वीं शताब्दी तक ही औद्योगिकरण शुरू हो गया, परंतु फ्रांस है, जर्मनी है, इन राज्यों में 19वीं शताब्दी तक आ पाया। तो औद्योगिकरण के बल पर इंग्लैंड बाकी देशों से तो कुछ हद तक बेहतर हो सका। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बने। तो औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ कि कुछ नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, नए सामाजिक समूह बने, जैसे कि श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। इनसे क्या हुआ? नए नए सामाजिक समूह बनने लगे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो हुआ क्या? औद्योगिकरण हुआ, जिससे कई अलग अलग सामाजिक समूह भी बने, लेकिन अंततः जो कुलीन विशेषाधिकार थे, जो कुलीन लोग थे, उनके कुछ कुछ विशेष अधिकार मिलते थे। जब इन अधिकारों की समाप्ति हो गई, जब कुलीन लोगों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई, तब शिक्षित वर्ग व मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीयता की भावना आई। तो हमने अभी यहाँ पर जाना कि यूरोप में क्या क्या कैसे कैसे बदलाव हुए और राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये मुख्य बात आई कि शिक्षित वर्ग और मध्य वर्ग के बीच अंततः 19वीं शताब्दी में जाकर राष्ट्रवाद की भावना आई, जब कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए और ऊंच नीच समाप्त होने लगी।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आप ये तीनों कार्य करना ना भूलें और हमें साथ के साथ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट आते रहने चाहिए। आपके कमेंट से हमें भी पता चलता है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जाइए, वहाँ पर इस पाठ के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ कई अन्य पाठों के नोट्स भी वहाँ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।